हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज हम लोग 69 बीपीएससी के लिए जो रिवीजन सीरीज चल रहा था उसकी सीरीज नंबर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो है 15 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हें देखते हैं। और ये 15 क्वेश्चन आपके होते कौन से हैं, तो जो आपको पिछले वीडियो में टॉपिक बताया जाता है उसी 15 टॉपिक से रिलेटेड जो है ये प्रश्न आपके होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, उसके बाद पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के यहाँ पे आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका ये साइंस का पोर्शन हो गया। उसके बाद फिर बिहार स्पेशल और करंट के अफेयर्स के भी प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ आपको मैथ के भी टॉपिक जो है वो दिए जाते हैं ताकि आप इनके ऊपर भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दें, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं इनसे जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनका यहाँ पे एक यूनिकनेस होता है। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे सीरीज नंबर 1 से लेके अभी तक, जो आज आपका 8वां है, तो आप देखे होगे सारे प्रश्न जो है आपको कुछ यूनिक नज़र आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वो खुद से जो है आपका तैयार किया जाता है। जो आपका एनसीईआरटी का बुक है या फिर और भी जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनसे ये सारे प्रश्न आपका जो है क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो मतलब बीपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए और जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान में रख के ये तैयार किया जाता है। अगर आप आज के भी प्रश्न को देखोगे, खासकर स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न जो है वो खुद से ही तैयार किए गए। और बाकी की अगर बात स्टैटिक जीके की अगर बात करो तो वहाँ पे आपको सारे प्रश्न आपको लगेंगे कि हाँ ये आप कुछ यूनिक है। आपके नज़र में मतलब ये पहली बार ऐसे प्रश्न आप के आगे से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है कि सारे प्रश्न आपका जो है वो यूनिक होगा। तो देखते हैं आज के टॉपिक को। आज जो हम लोग करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो हमारा फरवरी का है, तो फरवरी से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। पूछा यह जा रहा है कि भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि जो 22वां विधि आयोग गठित हुआ था उससे रिलेटेड कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पहला है कि इसका गठन 21 फरवरी 2020 को की गई थी, तो ये आपका सही है। इसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी आपका सही है। आपको मालूम होगा कि जो आपका विधि आयोग का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका 21 फरवरी को गठित हुआ था, तो ये 3 साल आपका जो है 2023 में ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी को ये बढ़ा के कर दिया गया, 2024 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया, तो ये आपका 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी आपका सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट जो है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो ऋतुराज अवस्थी है, ये भी आपका सही है। देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे गए, लेकिन हो सकता है बीपीएससी आपको वन लाइनर ही पूछ दे कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये आपका चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है 3 वर्षों, ये कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और इसे बढ़ा के जो है आपका 31 अगस्त 2024 तक के लिए कर दिया गया है। और आपको मालूम ही होगा कि जो विधि आयोग का कार्य है एक कार्यकारी निकाय है और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कानूनी सुधारों हेतु जो है वो सरकार को अपना परामर्श देना, उसके लिए इसका गठन किया जाता है। वहीं अगर बात करें पहले विधि आयोग की, तो पहले विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो श्री MC शीतलवाड़ हैं, MC शीतलवाड़। ये कब इनका गठन हुआ था पहला विधि आयोग का, तो 1955 से लेकर 1958 तक जो है ये पहले विधि आयोग का कार्यकाल था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन है। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हाल के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें नीति आयोग का प्रमुख कार्यकारी निदेशक के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक बने हैं वो आपके आर सुब्रमण्यम बने हैं। ये आर सुब्रमण्यम है, इन्हें जो है नीति आयोग का नया मुख्य CEO बनाया गया है, CEO। वहीं अगर बात करें कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो आपका सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी। और आपको मालूम होगा कि जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग का जो आपका अध्यक्ष हो गया वो PM नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि फीफा के वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है। लियोनल मेसी, राफेल नडाल, मैरी एफसे या एमिलियोना मार्टिनेज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को जो है फीफा का वर्ष 2022 का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। मेल कैटेगरी में किसे चुना गया है, तो लियोनल मेसी को। वहीं अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करें तो महिला फुटबॉलर जो है एलेक्सा
टेलास को जो है वो लगातार दूसरे वर्ष फीफा का सबसे महिला फुटबॉलर चुना गया है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। एलेक्सा पुटलेस जो है वो आपकी किस देश की है, तो स्पेन की है। उन्हें जो है फीफा का वुमेन्स प्लेयर चुना गया, और जबकि लियोनेल मेसी को जो है वो आपका द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। इन्हें एक और चीज़ के लिए नवाजा गया है, लियोनेल मेसी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जो है आपका जो टीम है, आपको मालूम होगा कि जो फीफा का मैच जो विजेता है पिछली बार का वो आपका अर्जेंटीना ही है। तो अर्जेंटीना के कैप्टन होने के नाते जो सर्वश्रेष्ठ जो टीम का खिताब है, ठीक है, टीम का खिताब है वो अर्जेंटीना को मिला है, और उसके लिए जो है अर्जेंटीना को मिलने के कारण इन्हें जो है डबल प्राइज दिया गया। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो एमिलियोना मार्टिनेजा को जो है वो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है पुरुष में। ठीक, तो मेनली आपको एग्जाम में दो ही पूछा जाता है, एक महिला फुटबॉलर और एक जो है पुरुष फुटबॉलर। तो इन दोनों को आप याद रखें। आज आपको जो है करंट अफेयर्स के कुछ एक प्रश्न भी दिए गए हैं, और 4 प्रश्न जो है आज आपको करंट अफेयर्स के यहाँ पे देखने को मिलेगा नेशनल के, और एक आपको बिहार का देखने को मिलेगा। मतलब 5 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको आज यहाँ पे दिए गए। पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये देखो थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया। परवेज मुशर्रफ आपको मालूम होगा कि ये पाकिस्तान के पीएम थे, और इन्हीं के कार्यकाल में जो है जब ये जो है आपका सेनाध्यक्ष थे, इन्हीं के कार्यकाल में आपको जो है कारगिल युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, लाहौर, पंजाब या गुजरात। तो इनका जन्म जो है वो आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इनका जन्म जो है 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में हुआ था, और इनका निधन जो है फरवरी 2023 में हुआ है। तो इन्हीं ये आप याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ है, दिल्ली में। और इन्हीं के टाइम में जो 1999 में जो पाकिस्तान सेना के ये अध्यक्ष थे, तब जो है कारगिल का युद्ध हुआ था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों के लिए जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे था। देखो नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों के लिए लिस्ट जारी किया जाता है, जो भी आपका जो है रैंकिंग जारी किया जाता है, वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपका जारी किया गया वो है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, और इसमें आपका कौन जिला जो है बिहार का टॉप पे है, तो वो आपका बांका जिला है। बांका जिला जो है इसमें प्रथम स्थान पे है, वहीं कटिहार जो इसमें द्वितीय स्थान पे है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग है उसमें ये दोनों जिले जो है आपका प्रथम और द्वितीय स्थान पे हैं। और ये जो आपको मिला है वो आपका कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में मिला है। ठीक है, कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र। देखो बहुत सारे ऐसे कैटेगरी होते हैं जिसमें समय पे जो है वो आपका नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें ये भी मेंशन होना जरूरी था यहाँ पे कि किस क्षेत्र में। तो कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में जो है ये आपका रैंक दिया गया है, बांका को पहले स्थान पे है और कटिहार जो आपका सेकेंड स्थान पे है। जो भी आपका चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग है उसमें आप कैटेगरी भी याद रखिएगा, ये आपका फरवरी 2023 में जारी किया गया था। कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में ये इन दोनों जिलों को दिया गया है। देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था, 4वीं शताब्दी में, 5वीं सदी में, 7वीं सदी में या 6ठी सदी में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5वीं सदी में। जो फाहियान था वो आपका जो है 402 के आसपास ये भारत आता है। ठीक है, 402 का मतलब ये आपका हो गया 5वीं सदी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अभी हम लोग कौन से सदी में जी रहे हैं, तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, और अभी जो आप ईयर देखोगे तो ये आपका 2023 है। तो आपका 2001 से लेके जो 2030 2100 तक का जो ईयर होगा वो आपका किसमें काउंट होगा, 21वीं सदी में। तो उसी टाइप से जो है यहाँ पे आपका 402 ईस्वी जो है वो किसमें आएगा, तो 5वीं सदी में। ये पूरा आपको जो है जो लाइन है एनसीईआरटी का, वहाँ से उठा के दिया गया कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो 5वीं सदी में भारत की यात्रा किया था। वहीं अगर पूछा जाए कि ये किसके काल में यात्रा किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है ये भारत की यात्रा करता है। वहीं आपको मालूम होगा कि जो है जो आपका वेनसांग आया था, वेनसांग कब आया था, तो वो आपका 7वीं सदी में जो है वो आपका भारत आता है वेनसांग। तो इसका भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि वेनसांग जो है कब भारत आया था। आपको मालूम होगा कि बीपीएससी जो है इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न पूछते हैं। जो भी आपका विदेशी विवरण है जिसके आधार पर हम लोग इतिहास को जानते हैं, वहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इन्हें जो है आप ध्यान में रखें। आगे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवानी रिसाल का संबंध किससे था? पत्राचार विभाग, धार्मिक विभाग, कृषि विभाग या शिक्षा विभाग? तो याद रखिएगा दीवानी रिसाल जो है ये आपका धार्मिक विभाग था। ठीक है, धार्मिक विभाग था और इसमें मेनली कार्य क्या होता था? तो जो भी आपका धार्मिक मामले हैं, धार्मिक संस्थान है या फिर जो भी इसके सुपात्र विद्वान धर्म से रिलेटेड जो धर्म तत्वों को दिए जाने वाले अनुदान का जो काम है वो सभी कुछ देखने का काम जो है आपका दीवाने रिसाल करता था। और दीवानी रिसाल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो आपका आला सदर कहलाता था। क्या कहलाता था? आला सदर। तो ये भी आप ध्यान में रखें। वहीं अगर बाकी की बात करें, जैसे आपका जो है कृषि विभाग, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो कृषि विभाग को क्या बोला जाता था? दीवान ए अमीरे कोही, ये आपका कृषि विभाग से रिलेटेड था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये आपको मालूम होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है, दीवान ए अमीरे कोही की, जो आपका कृषि विभाग था उसका। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। फिर जो है आपका एक कृषि विभाग हो गया, उसके बाद पत्राचार विभाग। तो पत्राचार विभाग से रिलेटेड जो है आपका दीवाने इंसा था। दीवाने इंसा आपका पत्राचार विभाग है। और दीवाने अर्ज जो है ये आपका सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका बलबन के द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा। यहाँ से भी बीपीएससी के द्वारा जो है अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न कि कौन सा विभाग किस के द्वारा किया गया था और किसका संबंध जो है किससे है। ठीक है, तो आप इन्हें जो है ध्यान में रखें। ये आपका जो है दीवाने रसल किससे है? तो ये आपका धार्मिक विभाग हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी संस्था भारत के बाहर स्थापित की गई थी? देखो क्रांतिकारी जब भी मतलब हम लोग जब आंदोलन शुरू किए ब्रिटिश के विरुद्ध, तो कई सारे जो संगठन थे वो भारत में बने और कई सारे संगठन जो है वो ब्रिटिश के विरुद्ध भारत के बाहर बने। ठीक है, तो भारत के बाहर बनने वाले जो है संगठन उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और उसके बाद है इंडियन होम रूल सोसाइटी और फिर है पेरिस इंडिया सोसाइटी। तो इन तीनों की जो स्थापना है वो आपका बाहर ही होता है। देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये आपका लंदन में होता है और इंडियन होम रूल सोसाइटी ये भी आपका लंदन में होता है। इस इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में किया जाता है लंदन में। और इसमें जो भी आपके भारतीय थे या सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे उनके सहयोग से ये आपका किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और आपको मालूम है दादा भाई नौरोजी जो है वो ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ पे जो है वो शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। और इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो फिंसबरी से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था और ब्रिटेन के संसद में इन्होंने जो है अपना स्थान पक्का किया था। तो एक तो आपका ये हो गया। फिर इन्हें जो आपको मालूम हो कि वयोवृद्ध महापुरुष के रूप में क्रांतिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1905 में की गई थी लंदन में। और ये इसने किया था तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की। तो ये आप ध्यान में रखें, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन में किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। फिर एक है आपका पेरिस इंडिया सोसाइटी। देखो पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये भी 1905 में होता है, लेकिन इसे जो है मैडम भीकाजी कामा के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे? तो ये आपका पेरिस में इसकी स्थापना की जाती है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की। और आप इसमें जुड़े हुए जो लोग थे मैडम भीकाजी कामा के अलावा वो आपका जो है मुंसर शाह बुजारेंजी गोदरेज और एस आर राणा थे। ये दो लोग भी जो है मैडम भीकाजी कामा से रिलेटेड थी इस संस्था में। अब बात करते हैं मैडम भीकाजी कामा से। तो आपको मालूम हो कि बीपीएससी के द्वारा जो है इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जो है मतलब भारतीय झंडा कौन फहराया था बाहर में? तो स्टुटगार्ट में। और ये भी पूछा गया था कि कहाँ पे फहराया गया था? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जो भारत के बाहर सबसे पहले झंडा फहराया गया और वो भी स्टुटगार्ट में ये फहराया गया था। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी के द्वारा जो है पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका जो है वो बायो से है। पूछा ये जा रहा है कि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत होती है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा, मतलब देखो सेल जो है सेल डिवीजन आपका 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका असूत्री कोशिका विभाजन इमिटोसिस, और दूसरा मिटोसिस, और जो आपका थर्ड है मियोसिस होता है। ये 3 टाइप के जो है आपके सेल डिवीजन होते हैं। अब तीनों जो है वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। जो आपका
असूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये आपको जनरली जो है अमीबा वगैरह में देखा जाता है कि इसमें एक सेल जो है वो थोड़े ही समय बाद इस तरीके से लंबा होता है और उसके बाद फिर ये दो सेल में मतलब टूट जाता है। ये आपका सिंपल एक प्रोसेस होता है, वो आपका होता है असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, और तो ये किस में होता है ये आपको बता दिया, अमीबा, शैवाल, इस टाइप के जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। और इसकी अगर पूछा जाए कि इसका खोज किसने किया था, जो आपका असूत्री विभाजन है उसकी खोज किसने की थी, तो एक नाम आता है आपको बिरचाउ का, बिरचाउ। इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले बताया गया कोशिका विभाजन के बारे में कि कोशिका जो है वो विभाजित होती है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बिरचाउ का, उनके द्वारा बताया गया था। ठीक, तो ये आपका हो गया असूत्री विभाजन। उसके बाद एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और एक आपको यहाँ पे है अर्धसूत्री विभाजन। देखो मेनली जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। अब इनको जो थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका समसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सेल है, ठीक है, तो वो जो सेल होता है जिसमें टूट फूट होता है उन सबको मरम्मत करने का काम जो है वो आपका ये किया इसके द्वारा किया जाता है। और ये जो होता है आपका विभाजन वो आपका सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में ये होता है, मतलब आपका जो कायिक कोशिकाएं होती है उसमें होता है ये आपका डिवीजन। ठीक है, कायिक कोशिका में मतलब ये कि आपका जो नाखून बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहा है, या फिर आपका जो त्वचा बढ़ रहा है, आप जो वृद्धि कर रहे हो, तो वो जो वृद्धि करना जो आपका हो रहा है वो कौन से सेल में डिवीजन होने के बाद है, तो वो आपका सोमैटिक सेल में डिवीजन होता है तब। और इसमें होता है कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो आपका जो है एक मदर सेल जो है वो आपका दो संतति कोशिकाओं को जन्म देता है। ठीक है, दो। तो इसमें देखो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि इसमें जो कोई भी नया आपको फीचर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अगर आपका जो है हैंड का कोई सेल हाथ में आपको मान लो कि कट छट गया है कहीं पे, तो ये डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि उस जगह को परिपूर्ण कर देता है, भर देता है। तो इसमें कोई नया चीज़ आपको जो है नया गुण देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका जो है वो टूट फूट का और मरम्मत करने का सिर्फ काम कर रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन को जो देने का काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसे देने का काम किया गया था बाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा। बाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा जो है ये आपका काम किया गया था, जो समसूत्री विभाजन है उसे आपके बताया गया था। फिर एक आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ये आपका क्या होता है, ये आपका जनन कोशिकाएं जो है उसमें होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं में, अर्थात जो नया आपका और जो एक बोल सकते हैं कि जीव आपका जन्म ले रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो है एक नया आपका जीव का जन्म होता है, इसलिए जनन कोशिकाओं में डिवीजन होता है। अब इसी के बाद क्या है कि यहाँ पे एक मदर सेल जो है, एक मदर सेल यहाँ पे चार जो है संतति कोशिकाओं को का निर्माण करता है। ठीक है, चार संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये आपको जनरली पूछा जाता है कि किससे जो है कितनी सेल का निर्माण होता है। और ये अर्धसूत्री विभाजन का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था फार्मर और मुरे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो फार्मर एंड मुरे के द्वारा जो है ये आपका कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका सेल डिवीजन से रिलेटेड है। आपको उम्मीद है कि एक बार रिवाइज हो गया होगा सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा टूट फूट की मरम्मत, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, मतलब ये एक कंपैरिजन के तौर पे आपको पूछा गया। और आपको मालूम होगा कि इस टाइप का प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा 63वीं या फिर आपका जो है 64वीं बीपीएससी में ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था कि एक का पूछ दिया गया था और उसका कंपैरिजन बोला गया था कि आप कंपैरिजन करके बताओ कि किससे ज़्यादा होता है किससे कम होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे पूछा गया कि दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, कॉफ़ी के पीएच मान से अधिक होता है, दही के पीएच मान से अधिक होता है, नींबू के पीएच मान से कम होता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये मालूम करना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध आपको मालूम होना चाहिए कि दूध जो है वो आपका उसका पीएच मान होता है 6.5 से लेके 6.7 तक। ठीक है, इस प्रकार का जो है आपका देखने को मिलता है उसका पीएच मान। लेकिन यहीं पे आपको कहीं कहीं पे दिखेगा ताजे दूध का, ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान, तो वो आपको फिर 6 आपको दिखने को मिल जाएगा, जो
ताज़ा दूध होता है वो 6 उसका पीएच मान होता है, और जनरली सामान्य दूध का जो है 6.5 से 6.6। ओवरऑल अगर बोला जाए तो दूध की जो नेचर होता है वो आपका एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। और आपको मालूम है कि जो दही है, दही जो है आपका थोड़ा सा क्षारीय नेचर का हो जाता है, क्षारीय नेचर का हो जाता है। और क्षारीय नेचर के होने के कारण क्या है कि इसका जो पीएच है वो आपको कितना मिलेगा, 6 से कम मिलेगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, और दही भी जो है वो आपका अम्लीय ही होता है, ठीक है, वो अम्लीय ही होता है, लेकिन इसका जो आप पीएच मान होता है वो आपका 6 से कम होता है। आपको मालूम होगा कि जो आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण ही जो है वो आप ये जो नेचर है वो आपका एसिडिक देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो पीएच मान आप अगर देखोगे तो ये इसका पीएच मान आपका जो है 6 से कम होता है, और एवरेज जो है आप दूध का देखो तो वो आपका 6 से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो दही के पीएच मान से कम है तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। दही के पीएच मान से ज़्यादा जो है आपका दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वो आपका 4.85 से लेके 5.10 तक होता है। आपको मालूम होगा कॉफ़ी की अलग अलग प्रजातियां होती है, और अलग अलग क्षेत्रों का जो कॉफ़ी होता है उसका जो आपका पीएच मान होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक एवरेज देखा जाए तो वो आपका जो है 4.85 से लेके 5.10 है। तो ऐसे में अगर हम दूध के से इसका कंपेरिजन करें तो दूध का जो पीएच मान होगा वो कॉफ़ी के पीएच मान से अधिक होगा, ठीक है, कॉफ़ी के पीएच मान से अधिक होगा। और यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है कि दूध का जो पीएच मान है वो कॉफ़ी के पीएच मान से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले आगे जो है आपको दिया हुआ है नींबू के बारे में। तो नींबू को आपको मालूम है कि ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका जो पीएच मान है वो आपका 2.2 होता है, तो इससे जो है काफ़ी आपका अधिक हो गया, ठीक है, इससे काफ़ी अधिक जो है आपका दूध का पीएच मान होता है। और यहाँ पे बोला है कि नींबू के पीएच मान से कम होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है प्रश्न नंबर 9। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए आवश्यक वेग की मात्रा होती है, ठीक है। आपको जो है जी का मान, मतलब जो पलायन वेग है उसका मान पूछा जा रहा है। पलायन वेग आपको मालूम होगा वैसा वेग जिससे गति करने के बाद जो है कोई भी कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र है उस गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, और फिर वो वापस जो है स्वयं पृथ्वी पे नहीं आता, तो ये आपका कहलाता है पलायन वेग। तो वही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए आवश्यक वेग की मात्रा क्या होती है। 21.5 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है वो आपका पलायन वेग का मान होता है, ठीक है, याद रखिएगा प्रति सेकेंड में होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से नहीं लगती है, ठीक है, वो आपको पूछा जा रहा है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से जो है वो फॉरेन कंट्री से घिरा हुआ नहीं है, मतलब 3 अलग अलग देशों से, 3 देशों से घिरा हुआ नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपको 3 देश से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर आपको भूटान देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊपर में आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, फिर इधर जो है आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका 3 जो कंट्री है उससे घिरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल भी जो है आप अगर ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है जो एक तो आपका तिब्बत का जो एरिया है वहाँ से आपका कनेक्ट कर रहा है, दूसरा जो नेपाल का एरिया है वहाँ से भी ये कनेक्ट कर रहा है, और तीसरा जो है आप अगर देखोगे इसको तो ये आपका बांग्लादेश से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो 3 कंट्री से ये भी आपका जो है कनेक्ट करता है। आपको लग रहा होगा कि नेपाल से कैसे कर रहा है, तो आपका जो दार्जिलिंग का एरिया है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का एरिया है वो आपको नेपाल और तिब्बत दोनों को टच करता है, और नीचे में जो है ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को टच कर रहा है, तो ये भी आपका 3 कंट्री को टच करता है। पश्चिम बंगाल के बारे में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो आपको हिमालय को भी टच कर रहा है और नीचे समुद्र को भी टच कर रहा है, ठीक है। आप ये भी अगर आप गौर करो तो ऊपर में देखो कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भी इसको टच कर रही है,
ठीक है, पश्चिम बंगाल को, और नीचे में जो है आपका बंगाल की खाड़ी को भी जो है ये पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। तो ये एक यूनिक फीचर है आपका पश्चिम बंगाल का। फिर अगर बात करें असम की, तो असम जो है ये क्या है, देखो असम क्या है कि एक तरफ तो आपका बांग्लादेश को टच करता है ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ असम जो है वो आपका भूटान को टच कर रहा है, भूटान को टच कर रहा है। लेकिन ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है वो चाइना को यहाँ पे टच नहीं करता। ठीक है, चाइना को टच नहीं करता, कारण ये है कि इसी के ऊपर जो है वो आपका भूटान देखने को मिल जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो है आपको चाइना वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली जो है आपको चाइना को कनेक्ट नहीं कर रहा है, और ना ही जो है ये आपको म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। तो असम जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सिक्किम की भी अगर बात करेंगे तो एक तरफ सिक्किम जो है, सिक्किम एक तरफ से आपका नेपाल से, दूसरी तरफ से आपका भूटान से, और ऊपर में चाइना से। तो ये तीन कंट्री से जो है ये आपका सिक्किम भी घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका असम हो जाएगा। आप अगर इंडिया के मैप को देखोगे तो ये आपका और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है आपका इकोनॉमिक्स से पूछा हुआ है कि आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखो आज के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्चुअल है और उस पर आधारित है। ये प्रश्न भी जो है आपका वो भी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, इसलिए इसे जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पूछा जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो दो शब्द होता है, एक होता है आर्थिक समृद्धि और दूसरा होता है आपका आर्थिक विकास। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि। अब ये उत्पादन में वृद्धि से क्या होगा कि आपका जो जीडीपी वगैरह जो है उसमें वृद्धि होगा। पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। ये आपका आर्थिक वृद्धि को जो इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपका दिखाता है आर्थिक समृद्धि को। और इसमें आपका जो है एक तरीके से जो भी क्वांटिटी चीज़ है, जैसे आपका जीडीपी हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये सारा चीज़ जो है वो आपका नेशनल इनकम, ये सारा चीज़ जो काउंट हम लोग करते हैं एक मतलब संख्यात्मक रूप में, परिणामात्मक रूप में, ठीक है, परिमाण के रूप में। तो वो हम लोग किस में करते हैं, वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में करते हैं कि कितना जो है देश की वृद्धि हुई, उस टाइप की चीज़ें को यहाँ पे जो है एक मोटा मोटी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन जो आप बात करोगे अगर आर्थिक विकास की, ठीक है, आर्थिक विकास की, तो विकास जो वर्ड है ये आपका जो है एक तरीके से होलिस्टिक होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है एजुकेशन भी देखने को मिलेगा कि हाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, आपका जो है हेल्थ के सेक्टर में क्या चेंजेज हुए। तो ये सारा चीज़ मतलब एक मानव विकास को अगर बात किया जाए कि मानव के विकास के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उन सभी का जो है डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो आपको देखा जाता है आर्थिक विकास में। मतलब क्वांटिटी के साथ साथ जो है क्वालिटी में भी अगर चेंजेज आ रहा है तो वो आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो आपका कहलाता है आर्थिक विकास। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है, आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो ये आर्थिक समृद्धि से क्या होगा, आपका जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है सतत वृद्धि हो रहा है, ये आपका जो है आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड है। मतलब जीएनपी में जो आपका वृद्धि हो रहा है वो आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि से। वहीं अगर शिक्षा में सुधार, मानवीय विकास, शहरी आबादी की भलाई में सुधार, तो ये सभी जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास को डिनोट करता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसी भी देश का जो है अगर हम लोग चाहें कि आर्थिक समृद्धि को ज्ञात करना, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सबसे अच्छा पैमाना क्या माना जाता है। तो देखो आर्थिक समृद्धि का जो सबसे अच्छा पैमाना माना जाता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे जो है वो किसी भी देश का जो है हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को वो मेजर करते हैं। जबकि अगर बात करें कि किसी भी देश का जो हम लोग आर्थिक विकास देखना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है, तो उसका मेजरमेंट जो है मानवीय विकास के लिए जो जो काम किए गए हैं उसके आधार पे होता है। यहाँ पे आपको जो है मालूम होना चाहिए कि अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है, अमर्त्य सेन मालूम है कि एक इकोनॉमिक्स है, उन्हें जो नोबेल प्राइज भी दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो उन्होंने भी जो है बोला है कि आर्थिक विकास जो होता है वो अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के लिए होता है। क्षमता का अगर विस्तार करना है तो हमें जो है आर्थिक विकास पे फोकस करना होगा। वहीं आपको मालूम होगा कि एक और नाम आता है महबूब हक का।
ठीक है, ये आपको बांग्लादेश के हैं और इन्होंने ही जो है वो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था और उनके लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो उनके द्वारा बोला गया कि अगर हमें गरीबी के विरुद्ध लड़ना है तो गरीबी के विरुद्ध लड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम जो है आर्थिक विकास के ऊपर फोकस करें, ना कि आर्थिक वृद्धि के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। मेनली ये है कि अगर आपको बड़े होलिस्टिक चीज़ों को आप देख रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ को आप देख रहे हैं, तो आप आर्थिक विकास को देख रहे हैं, डेवलपमेंट को देख रहे हैं। और अगर आप डेटा के फॉर्म में देखिएगा, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, नेशनल इनकम, तो ये आप कैसे का बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि का, इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में बाल शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बाल शिशु लिंगानुपात को, या फिर बाल लिंगानुपात भी आप बोल सकते हैं, बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, आपको मालूम होगा कि बिहार का जो लिंगानुपात है, अगर आप नॉर्मल बात करो तो वो आपका 918 है, लेकिन बाल लिंगानुपात क्या होता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनका जो लिंगानुपात को लिया जाता है। और इसमें जो आपको पहले स्थान पे मिलेगा वो आपको किशनगंज मिलेगा। ठीक है, बाल लिंगानुपात बिहार में कितना है, तो ये आपका 935 है। उसमें आपको पहले नंबर पे किशनगंज मिलेगा, उसके बाद कटिहार मिलेगा, और थर्ड नंबर पे आपको गया मिलेगा, और फोर्थ पे जो है आपको अररिया मिलेगा। तो ये 4 जो जिले हैं वो आपको बाल लिंगानुपात में ऊंचे स्तर पे हैं। ठीक है, वहीं अगर आपको बात करें लिंगानुपात में, तो सबसे पहले जो है आपका गोपालगंज का स्थान आता है लिंगानुपात के मामले में। नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका गोपालगंज है, सिवान है और सारण है। आप कंफ्यूज मत होना, लिंगानुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो गोपालगंज, सिवान और सारण होगा, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में होगा। वहीं अगर बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 साल के बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है तो वो आपका 935 है पूरे बिहार में, और इसमें सर्वाधिक जो है आपका किशनगंज, उसके बाद कटिहार, गया, और फोर्थ नंबर पे अररिया आता है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वो आपका वैशाली है, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखें। आगे पूछा जा रहा है कि मगध के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ब्रात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये आपका जो बिहार से रिलेटेड है, एनिशिएंट बिहार का ये प्रश्न है। तो वहाँ से ये पूछा गया कि ब्रात जो शब्द है वो आपको मगध के लिए किस ग्रंथ में उपयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो किया गया है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में ये आपको देखने को मिलता है, मगध का नाम जो है आपका ब्रात के रूप में। वहीं अलग अलग अगर आप ग्रंथों को देखें तो आपको अलग अलग नाम जो है देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप बराह पुराण को देखिएगा, ठीक है, बराह पुराण, तो वहाँ पे जो आपको किकट शब्द का यूज जो है वो किया गया है। अब ये किकट शब्द का यूज किसके लिए किया गया है, तो ये आपको जो है, ये भी आपका जो है मगध के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न जो है वो आपका पॉलिटिक है। पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC ST जनजाति के लिए, SC और ST अर्थात जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 330, 31, 32 या 56। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 330 के तहत जो है वो आपका SC और ST के लिए जो है लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, लोकसभा में। और आपको मालूम होगा कि SC के लिए कितना किया गया, तो 84, और FT के लिए जो है आपका 47 सीट का आरक्षण किया गया है। आप बता सकते हैं बिहार में जो है, बिहार में SC के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है और FT के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है आपका लोकसभा में, ये आप कमेंट में जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो आर्टिकल 332 होता है उसमें बताया गया कि राज्यों की विधानसभा में जो है SC और FT के लिए सीटों का आरक्षण होगा। अर्थात जो है लोकसभा में 330 और राज्य विधानसभा में जो है आपको 332 आर्टिकल में आरक्षण का प्रावधान है SC और FT के लिए। आगे आपका मैथ का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जो आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक दिया गया था, तो उसी से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि A अकेले एक काम को 6 दिनों में तथा B अकेले जो है 8 दिनों में कर सकता है। A और B ने इसे 3200 रुपये में करने का बीड़ा उठाया और C की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा कर लिया है। तो C को कितना भुगतान करना होगा। देखो, यहाँ पे हमको A का क्षमता दिया हुआ है 6 दिन, B का क्षमता हमको दिया हुआ है कि B जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, मतलब एक काम कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में। और C
जो है वो बाद में आके जुड़ता है और 3 दिनों में काम को ख़त्म कर देता है। तो हमें जो है सी का भुगतान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सी का निकाल लेंगे कि सी का जो है वो आप एक दिन कोई भी काम जो है वो कितने समय में वो कंप्लीट करता है, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो टाइम इन्होंने तीनों ने एक साथ किया था, कितने दिनों में किया था, तो 3 दिनों में इन्होंने जो कंप्लीट किया था। तो इस 3 दिन में से जो है हम लोग ए और बी वाले को माइनस कर लेंगे। ए का काम कितना है, तो आपका 6 दिन है, मतलब 6 दिन में एक काम को ख़त्म कर रहा है। और बी जो है वो कितने दिनों में एक काम को ख़त्म कर रहा है, तो वो आपका 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 1/3 हो गया, माइनस जो है अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 7/24। फिर अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 24 मतलब 8 माइनस 7, ये आपका जो है 1/24 आ जाएगा। मतलब कि सी जो है एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में कर सकता है। तो ये हमें जो है इसका अब पता चल गया कि ये कितना होता है। अब इसके जो है हम लोग देख लेते हैं एफिशिएंसी को कि किसे जो है कितना मजदूरी मिलेगा। तो देखो इफिशिएंसी अगर हम लोग इन तीनों का देखेंगे रेशियो में, तो ए जो है 1/6 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 1/8 में कर रहा है, और सी जो है वो आपका 1/24 में कर रहा है। ठीक, अगर आप इसका जो है थोड़ा रेशनलाइज करोगे, मतलब इसे सिंपल करोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर पूरा 24 हो रहा है तो ये आपको यहाँ पे 4 रेशियो, फिर ये 4:3:1 इस रेशियो में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब हमें जो है सी का हमें निकालना कि सी का भुगतान कितना होगा। तो देखो, और टोटल हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, टोटल हमें दिया हुआ है 3200, टोटल हमें 3200 दिया हुआ है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आया था 24, ठीक है 24 आया था, और हमें निकालना किसका है, तो सी का निकालना है। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे, जो इसका इफिशियंसी है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना था, 1/24 था। ठीक है, 1/24। लेकिन ये काम कितने दिन करता है, ये आपका 3 दिन काम कर रहा है। सी कितना दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन यहाँ पे काम कर रहा है। तो 3/24 × 32 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर इसे कट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये ऊपर में है, 1 मिनट इसको और अच्छे से क्लीन करके आपको कर दे रहे हैं। ये टोटल जो अमाउंट आपका यहाँ पे था वो आपका कितना था, 3200 था। ठीक है, 3200 जो है टोटल अमाउंट है। और सी का जो आपको दिया हुआ है क्षमता, वो दिया हुआ है कि वो एक काम को 24 दिनों में करता है, लेकिन वो काम करता है कितना है, तो वो जो है 3 दिन काम करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से डिवाइड करो तो 3 × 24 8 बार में ये कट जाएगा। फिर ये 8 बार में जब आप 3200 को काटोगे तो ये 400 बार में कटेगा। मतलब ये कि सी को जो पेमेंट मिलेगा, भुगतान की राशि मिलेगी, वो आपको 400 रुपया पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। और जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न है आप एक बार उन्हें भी देख लें। इफिशियंसी वाला भी प्रश्न होता है, या फिर जो आपका मेल और फीमेल वाले को मिक्स करके और चिल्ड्रन वाले को मिक्स करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार जो है सारे जो टाइप हैं आप उन्हें देख लें, ताकि आप मैथ में भी अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपका इस बार है वो 1/3 दिया हुआ है, 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे में आप कोई भी सेक्शन को जो है आप इग्नोर नहीं करें। कल का अगर टॉपिक की बात करें तो कल जो है हम लोग इन सारे टॉपिक को देखेंगे। हिस्ट्री में जो है ये सारा टॉपिक आपको देखने मिलेगा। पॉलिटी में संसदीय प्रक्रिया, और इकोनॉमिक्स में जो है बेरोजगारी में जो आपको पूछा जाता है परसेंट बेरोजगारी, और फिर मौसम बेरोजगारी, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर बिहार स्पेशल में बिहार के झील और जो वन्यजीव अभ्यारण्य उनसे प्रश्न होंगे। फिजिक्स में जो ये सारे जो टॉपिक है वो, फिर आपका जो केमिस्ट्री में यहाँ से जो अक्सर बीपीएससी प्रश्न पूछता है, तत्वों की क्रियाशीलता दे देता है कि इन तीनों में कौन क्रियाशील अधिक क्रियाशील होगा, तो वहाँ से ये पूछ लिया जाता है। बायो में जो है प्रमुख आविष्कार को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि कौन से चीज़ का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया था, वो हम लोग देखने वाले हैं। ज्योग्राफी में जो है भारत की जो पर्वत श्रेणी है उनको हम लोग देखेंगे। और बिहार में एक
एक और आपका टॉपिक है मध्यकालीन बिहार, वो भी हम लोग देखेंगे। और करंट अफेयर्स में जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो देख लेंगे। और वहीं जो है आपका मैथ में सीआई और एसआई का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो ये सारे प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्नों को जो है सारे टॉपिक के प्रश्नों को हम लोग कल देखने वाले हैं। और आप अपना फीडबैक रेगुलर देते रहिए कि कैसा आपको ये लग रहा है और क्या इसे जो है हम लोग आगे कंटिन्यू रखें। ऐसे मैंने सोचा कि 10 सीरीज के बाद इसे जो है बुक क्लोज करने के लिए अगर आप लोग का फीडबैक रहेगा तो इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 10 पे इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।